प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय आय क्या है, उसकी विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, इसका पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में विशेष रूप से राष्ट्रीय आय को मापने में क्या कठिनाइयाँ होती हैं उसका अध्ययन करेंगे। मोटे रूप से हम देखें तो राष्ट्रीय आय को मापने में प्रमुख जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, यानी कि गैर बाजार सौदे। फिर दूसरा है स्मॉल प्रोड्यूसर्स, छोटे उत्पादक, इल्लीगल अर्निंग्स, अनैतिक जो अर्निंग्स होती हैं वो दोहरी गणना या डबल काउंटिंग, और मिक्स्ड इनकम। व्यावसायिक विशिष्टीकरण के अभाव में एक व्यक्ति कई साधनों से आय अर्जित करता है। तो इन समस्याओं को हम सामान्य रूप से इन बिंदुओं के अंतर्गत डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पहला है नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर, गैर मौद्रिक क्षेत्र। सर्वप्रथम कि गैर मौद्रिक क्षेत्र से हम क्या समझते हैं, तो हम देखते हैं कि कई बार जो कम विकसित देश होते हैं या पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, ऐसे देशों में गैर मौद्रिक क्षेत्र पाए जाते हैं। गैर मौद्रिक क्षेत्र का मतलब है जहाँ मुद्रा का प्रचलन नहीं होता और व्यक्ति जो है अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं के साथ विनिमय किया जाता है। इस प्रकार उत्पादन का एक बड़ा भाग उत्पादकों द्वारा स्वयं उपभोग के लिए रख लिया जाता है, और जब हम गणना करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तो उसमें से वंचित रह जाता है। दूसरा हम देखें कि लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अर्थात हम इसको इस तरह से समझा सकते हैं कि जो व्यावसायिक विशिष्टीकरण है उसका अभाव होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है वह पूर्ण रूप से एक व्यवसाय से नहीं अपितु कई व्यवसाय से करके आमदनी या आय अर्जित करता है। एक व्यक्ति फैक्ट्री में काम करके मजदूरी प्राप्त करता है, वह अपने अवकाश के समय वस्तुओं की फेरी लगाकर कुछ आय प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसे गांव में अपनी भूमि से भी कुछ आय प्राप्त हो सकती है। तो इससे आय के कुछ साधन संभवतः वह प्रकट नहीं करता। ऐसी हालत में जो राष्ट्रीय उत्पाद है वो अनुमान से कम लगाया जाता है। इसके पश्चात हम देखें कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं, या जब हम जीएनपी जीडीपी का आकलन करते हैं तो उसमें धारणात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात जब जो राष्ट्रीय आय या जीडीपी है या जीएनपी है, उसकी जो परिभाषा है वो एकदम स्पष्ट नहीं होती कई बार, और एक आगे बढ़ने से पहले हमें एक निश्चित रेखा या निश्चित सीमा में जो धारणा है उसको स्पष्ट करेंगे, तभी हम उसका अनुमान ठीक प्रकार से लगा सकते हैं। किंतु इन समस्याओं को भली भांति दूर नहीं किया जा सकता। आय और उत्पाद के लेखांकन का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उचित परिभाषा के अभाव में भी राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम आए है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी यानी कि काली मुद्रा। तो इसके अंतर्गत यानी कि ब्लैक मनी जो गैर कानूनी क्रियाओं के द्वारा
प्राप्त होता है। ये क्रियाएं कुछ अन्य लोगों के लिए उत्पादक होती हैं और संतुष्टि भी प्रदान करती हैं, किंतु इन्हें घरेलू उत्पाद या आय से बाहर रखा जाता है क्योंकि ये समाज के मूल्यों और नैतिक आदर्शों के विरुद्ध मानी जाती हैं। इसके पश्चात हम आते हैं कि इंटर रीजनल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जिसके कारण हमें राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर आंकड़े जो हैं जिनके आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पाते, या उनका योगफलों को ठीक ठीक माप कर प्राप्त करना बड़ा गंभीर समस्या है। जैसे विभिन्न आर्थिक क्रियाएं जैसे खेती है, वन है, मछली पालन है, पशुपालन है, दूध उत्पादन है, इनसे संबंधित विश्वास योग्य आंकड़ों का इस देश में या हमारे भारत में हम कह सकते हैं कि अभाव है। इसके अतिरिक्त जो स्वयं नियोजित या सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं और जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उन लोगों से भी आय के सही आंकड़े प्राप्त होने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कारण से भी हम राष्ट्रीय आय के आकलन उचित प्रकार से नहीं कर पाते। फिर जो हम देखते हैं कि जो प्रमुख समस्या है भारत या हम कह सकते हैं विकासशील देशों में या अर्धविकसित राष्ट्रों में या कम विकसित देशों में, वो होती है इलिटरेसी, यानी कि व्यापक लोगों में अनपढ़ता पाई जाती है। वे उत्पादन, बिक्री, आय आदि के बारे में हिसाब किताब नहीं रख सकते। इस कारण भी राष्ट्रीय उत्पाद का वास्तविक स्तर पर तुलना से कम अनुमान लगाया जाता है। फिर इसके पश्चात जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हम प्रयोग में लेते हैं उसमें भी कठिनाई आती है। इसके अतिरिक्त जो हम समस्याएं कुछ और बता सकते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में, उनमें जैसे अंतरण भुगतान उसे कहा जाता है जो चालू उत्पादक क्रिया के कारण नहीं किए जाते, बल्कि वे सहायता के उद्देश्य से, आय के वितरण पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से या पहले पैदा की हुई वस्तुओं के हस्तांतरण के उद्देश्य से किए जाते हैं। कई प्रकार से जैसे आय, पेंशन, बेकारी भत्ता, बीमारी आदि, दुर्घटना सहायता, प्रत्यक्ष सहायता, इन सभी को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते क्योंकि ये उत्पादक कार्यों के बदले नहीं दिए जाते। इसी प्रकार भेंट, विरासत में प्राप्त संपत्ति, दान के रूप में प्राप्त राशियों को अंतरण भुगतान माना जाता है और इन्हें राष्ट्रीय आय उत्पाद की गणना से बाहर रखा जाता है। इसी प्रकार हम जो पूंजी लाभ या हानि है, यानी कि जैसे अगर हमारे पास कोई हम भूमि खरीदते हैं और उसका मूल्य बढ़ने पर अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसे अप्रत्याशित लाभों को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त हम कुछ और प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं या फेस कर सकते हैं वह है दोहरी गणना, यानी कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अंतर मध्य वस्तुओं को भी शामिल करते हैं, जिससे कि राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना हो जाती है और राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े होते हैं वो रिलायबल नहीं होते। इसको जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं कि रोटी की कीमत में आटे की कीमत शामिल है, आटे की कीमत में गेहूं की कीमत शामिल है, गेहूं की कीमत में जो फर्टिलाइज़र्स हैं, भूमि है, उसकी कीमत शामिल है। पर इनको अगर हम अलग अलग इनकी गणना करें तो इसमें मल्टीपल काउंटिंग की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी समस्या का सामना कई बार हम राष्ट्रीय आय की गणना में
जब करते हैं तो इस समस्या का भी सामना करना पड़ता है, और इसको दूर करने के लिए हम वैल्यू एडेड मेथड या मूल्य वृद्धि रीति का प्रयोग करते हैं, जिसमें केवल हर चरण में जो अंतिम मूल्य है उसी को शामिल किया जाता है। अब इस प्रकार से हमने देखा कि जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसमें कई समस्याओं का सामना किया जाता है। इसी प्रकार जो समस्या है डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। जब मूल्यह्रास वह है कि जब उत्पादन किया जाता है तो उसमें कुछ टूट फूट होती है। अब इस टूट फूट की को सही आकलन करना या कितनी मशीनें ऑब्सलीट हो गई हैं या पुरानी पड़ गई हैं, तो इनमें इसका आकलन करने में बहुत कठिनाई होती है और इसको सही मायने में निकालना बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जो राष्ट्रीय आय, जो कि एक प्रमुख अवधारणा है, राष्ट्रीय आय एक देश की जो आईना कहा जाता है, जिसके आधार पर हम पूरे देश का आकलन करते हैं, उसकी गणना करने में हमें विभिन्न स्तरों पर अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार से मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।